शुरू हो गया। जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद कुमार माँ क्लासेस लालगंज से। जैसे कि हम लोगों ने पॉलिटी के 2 लेक्चर देख चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को बेहतर अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और आज हम पॉलिटी का तीसरा लेक्चर देखेंगे और उसको पूरी तरह से समझेंगे, एकदम सरल एवं आसान भाषा। देखते हैं, हमने 2 वीडियो जो देखे हैं उसमें हमने भारतीय संविधान के विकास के बारे में जानने की कोशिश की है। आज ये तीसरा लेक्चर है, इसमें भी हम उसी के आगे से इसकी शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपको भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान का विकास के बारे में हमने बताया था पिछले वीडियो में कि भारत से अंग्रेज जो आए थे कैसे आए थे, किस कानून के माध्यम से आए थे और सबसे पहले कौन सा अंग्रेज भारत आया था और भारत में उस समय जो भारत का शासक था, राजा था, वो कौन था। इसके पहले हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि भारत में जब पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आया था, कैप्टन हॉकिंस आया इस समय भारत का शासक जहांगीर था और कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के सामने भारत में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा, किंतु जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया और उसे सम्मान के साथ एक उपाधि दी, कैप्टन इंग्लिश खान। कैप्टन इंग्लिश खान की उपाधि देकर भारत से वापस कर दिया, किंतु व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि जहांगीर को ये बात पता थी कि ये अंग्रेज जिस देश में व्यापार करने के उद्देश्य से गए हैं उस देश पे अधिकार कर लिया है। ये जहांगीर भली भांति इस बात को जानता था, तभी कैप्टन हॉकिंस को भारत से वापस कर दिया था। किंतु कैप्टन हॉकिंस के जाने के बाद जब कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन जाता है और वहां पे अपने व्यापारियों भाई से बताता है कि हमें भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया है, तभी उनमें से एक व्यापारी भाई सर टॉमस रो उद्देश्य जाहिर करता है कि मैं भारत में जाऊंगा और किसी भी तरीके कैसे भी करके मैं भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लूंगा। और इसी उद्देश्य से ये भारत में अगला जो अंग्रेज आता है उसका क्या नाम है, सर टॉमस रो 1613 ईस्वी में भारत आया। 1613 ईस्वी में सर टॉमस रो भारत आता है और इस समय भी शासन किसका है, जहांगीर का है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1556 से लेके 1605 का जो शासन था अकबर का था। 1605 तक अकबर का शासन था और 1605 से लेके 1627 का जो शासन था वो जहांगीर का था। और 1627 से लेके 1656 तक शासन था शाहजहां का। और 1656 से लेके 1707 तक शासन था औरंगजेब का। इन चीजों को हमको याद रखना है। अभी इसके बारे में पूरा डिस्कस होगा, कैसे भारत में अंग्रेजों का अधिकार हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जानते होंगे जब
कैप्टन हॉकिंस आया तब भी आपको पता होना चाहिए जहांगीर का ही शासन था, और जब सर थॉमस रो आता है तभी भारत पे राजा कौन है इस समय, जहांगीर का शासन था। क्योंकि सर थॉमस रो भारत कब आता है, 1613 ईस्वी में भारत आता है, तब भी शासन किसका है, जहांगीर का शासन है इस समय भी। सॉरी, ध्यान दीजिए आगे। इसके बाद जब 1613 ईस्वी में ये जहांगीर के शासन काल में भारत आया, इसको ये बात पता थी कि इससे पहले भी हमारे एक अंग्रेज भाई कैप्टन हॉकिंस आया था और जहांगीर ने उसे भारत में व्यापार करने का अधिकार ना देके भारत से वापस कर दिया था। ये बात को ये अच्छे से जानता था और इसलिए भारत पे आया और डायरेक्ट जहांगीर के दरबार में नहीं गया। सबसे पहले वो भारत आया, जहांगीर के बारे में जाना कि जहांगीर से हम व्यापार करने के उद्देश्य को कैसे प्राप्त करें, कैसे अधिकार ले ले व्यापार करने का। इस बात को उसने अच्छे से पड़ताल की, जांच पड़ताल की कि जहांगीर को मनवाए कैसे अपनी बात, और उसने भारत में जहांगीर की कमजोरी को पता करने की कोशिश की। और कुछ समय बाद सर थॉमस रो को पता चला कि जहांगीर सबकी बात को तो काट सकता है, लेकिन वो अपनी पत्नी की बात को कभी काट नहीं सकता था। उसकी पत्नी का नाम आपको पता होना चाहिए, नूरजहां, जिसका वास्तविक नाम था इसका मेहरुन्निसा। क्योंकि जो जहांगीर था अपनी पत्नी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था और उसकी बात को कभी वह काट नहीं सकता था। ये बात किसको पता चली, सर थॉमस रो को पता चल गई। तो सर थॉमस रो के मन में उद्देश्य आया कि मैं ऐसा हो कि नूरजहां से अगर मुलाकात हो जाए तो नूरजहां से बात करके हम जहांगीर से व्यापार करने के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। और उसने सरदारों से बोला कि कितना भी पैसा आप ले लीजिए, कितना भी आप धन ले लीजिए, लेकिन एक बार मेरी नूरजहां से मुलाकात करा दीजिए। ऐसे उद्देश्य प्रस्ताव को सर थॉमस रो ने सरदारों के सामने रखा और समय आया 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी को सर थॉमस रो अजमेर के किले में नूरजहां से मुलाकात होती है। अजमेर आपको पता होगा सभी लोगों को कि राजस्थान में पड़ता है अजमेर। अजमेर शहर अजयपाल के द्वारा बसाया गया शहर है जो लूनी नदी के तट पर है। और लूनी नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो एक ही राज्य से निकलती है और एक ही राज्य में समाप्त हो जाती है। यहाँ पे शेख चिश्ती की दरगाह भी है, आपको पता होना चाहिए। काफी बार क्वेश्चन आया है, एग्जाम में पूछा जाता है। अजमेर भारत में सबसे पहले सूफी संत आकर कहाँ पे बसे थे, तो अजमेर में आके बसे थे। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो 1616 ईस्वी में सर थॉमस रो ने नूरजहां से जो मुलाकात की, अजमेर के किले में मुलाकात की, और वह बहुत ही अच्छे सम्मान के साथ नूरजहां के सामने पेश हुआ। सम्मान के साथ आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि बढ़िया स्वागत के लिए मिठाई और कुछ आभूषण वगैरह लेके पेश हुआ, क्योंकि उसको अपनी बात मनवानी थी कैसे भी करके। जब नूरजहां के सामने सर थॉमस रो पहुंचा तो नूरजहां ने देखा कि अभी तक हमारे दरबार में इतने लोग आए लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो हमारे स्वागत के लिए इतनी सारी चीजों को लेके आया। तो नूरजहां ने जब देखा इन सब चीजों को और पूछा सर थॉमस रो से, क्या चाहिए आपको, आप इतना मेरे स्वागत के लिए इतनी सारी चीजें लेकर आए हैं, आपको क्या चाहिए। तो सर थॉमस रो ने अपनी बात रखी नूरजहां के सामने कि हमें भारत में छोटी सी जगह चाहिए व्यापार करने के लिए, हमें व्यापार करना है भारत में। तो नूरजहां ने कहा बस इतनी सी बात के लिए आपने इतना सारा मेरा सम्मान किया है, मैं जरूर आपको जहांगीर से कहकर भारत में व्यापार करने का उद्देश्य जो आपका अधिकार है वो आपको दिला दिया जाएगा, आप व्यापार आराम से करिएगा। ये बात को नूरजहां ने स्वीकार कर लिया। अब जब शाम को जहांगीर महल में वापस आते हैं तो जहांगीर के सामने नूरजहां सर थॉमस रो की बात को रखती हैं
तो जहांगीर के सामने जब ये बात रखी जाती है नूरजहां के द्वारा, तो जहांगीर बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है कि आप केवल महलों तक सीमित हो, आप महलों की रानी हो, मैं पूरे हिंदुस्तान का राजा हूं। मैं इन अंग्रेजों को अच्छे से जानता हूं कि जिन देशों पे ये गए हैं उन देशों पर अच्छे से अधिकार कर लिया है, व्यापार के साथ साथ उन पे अधिकार करने लगे हैं वहां पे। तो मैं इन अंग्रेजों को अच्छे से जानता हूं। लेकिन नूरजहां ने एक बात और रख दी कि आपने आज तक हमारी बात कभी काटी नहीं है। अब जानते हो जहां बात इस मैटर पे आ जाती है, तो जहांगीर ने कहा जब आज तक हमने आपकी कभी बात नहीं काटी है तो आज मैं आपकी बात कैसे काट सकता हूं। ठीक है, आप रानी हुए, एक राजा और रानी का मतलब क्या होता है कि प्रजा की रक्षा करे, प्रजा की मांग को पूरा करे, अपने राज्य का विकास करे। ठीक है ना। तो अच्छा राजा अच्छा रानी का यही एक कार्य होता है, तभी वो राजा होते, तभी राजा महान होते हैं। ठीक है ना। तो रानी ने स्वीकार कर लिया है उसके अधिकार को कि हम आपको अधिकार दिला देंगे, बात को स्वीकार कर लिया है, तो कैसे भी करके उसको बात को मनवाना ही है। और जहांगीर ने कह दिया चलिए ठीक है, सर टॉमस रो से बोल दीजिए आपको व्यापार करने का अधिकार मैं देता हूं, आप व्यापार करिए। लेकिन जहांगीर ने यह भी कहा कि मैं भारत का राजा हूं, इतना बड़ा राजा हूं, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, अगर देखेंगे बाद में अंग्रेज कुछ गड़बड़ करेंगे तो मेरे पास विशाल सेना है, मैं इनको मार के फिर भारत से वापस भेज दूंगा। तो जहांगीर ने ये सोचकर भारत में व्यापार करने का जो अधिकार है सर टॉमस रो को दे दिया और कहा कि बंगाल की तरफ आप अपने व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बंगाल आपको पता होना चाहिए, जो बंगाल है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे सबसे ज्यादा जूट होता है। जूट होता है, जूट के क्या बनते हैं, रस्सी बनते हैं, बोरे बनते हैं। इनका भारत में क्या प्रयोग, इनको आप चुपचाप आराम से व्यापार करते रहिए और अंग्रेजों को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है इस तरह, और वो धीरे धीरे अपने व्यापार को बढ़ाते हैं आराम से, चुपचाप साधारण तरीके से व्यापार। ध्यान दीजिए, आपको पता होगा कि क्या होता है, इस तरह सर टॉमस रो को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और अंग्रेज अपने व्यापार को बंगाल में शुरुआत करते हैं। और एक समय आता है कि 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु के बाद अगला राजा शाहजहां बनता है। 1627 से 1656 तक शाहजहां का शासनकाल होता है। और शाहजहां आपको पता होना चाहिए एक अच्छा शासक था, बस इसके बचपन का नाम खुर्रम था और ये महान शासक था। और इसके डर से भी अंग्रेज चुपचाप व्यापार करते रहे, ज्यादा शासन करने का मन में सोच नहीं आई उनकी। और आपको पता होना चाहिए 1656 से लेकर 1707 तक शासन होता है औरंगजेब। शाहजहां की मृत्यु के बाद अगला शासक औरंगजेब बनता है। औरंगजेब तो और भी ज्यादा कठोर शासक था और सबसे क्रूर शासक माना जाता है, इसको जिंदा पीर भी कहा गया है। और औरंगजेब ने 49 वर्षों तक मुगल वंश में सबसे अधिक शासन करने वाला शासक था और ये कठोर शासक था, इसका डर अंग्रेजों को और भी ज्यादा था। तो इसके शासनकाल में भी अंग्रेज बंगाल में चुपचाप अपने व्यापार को करते रहे। और एक समय आता है 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे आपस में लेके साम्राज्य को लेके बंटवारा कर लेते हैं और यहीं से मुगल वंश का पतन चालू हो जाता है। जब ये बात अंग्रेजों को धीरे धीरे पता चलती है कि अब भारत में हमें कोई महान राजा, कोई अच्छा राजा डराने के लिए नहीं रहा, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अपने व्यापार को तेजी से बढ़ाने की कोशिश किया और अपने आप को मजबूत किया। और एक समय आता है वो बंगाल को अपने अधीन करने की कोशिश करते हैं। तभी बंगाल का नवाब होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने देखा कि अंग्रेज बंगाल में बहुत तेजी से वृद्धि कर रहे हैं और वह बंगाल को अपने अधीन करना चाहते हैं। तभी सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और एक अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तब जाके 1757 ईस्वी में एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध
अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अंग्रेज सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और भारत में दूसरी तरफ कौन था? सिराजुद्दौला, जो बंगाल का नवाब था। आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच जब यह युद्ध हुआ, ये प्लासी का मैदान बंगाल में पड़ता है। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और आपको पता होगा कि अंग्रेजों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की संख्या बहुत ही कम थी और जबकि सिराजुद्दौला की जो सेना थी बहुत अधिक थी। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से क्या किया? सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर और आपको पता होगा उसका एक मंत्री था सिराजुद्दौला का, जिसका नाम था राय दुर्लभ। दोनों को अपनी तरफ मिला लेते हैं और इस तरह सिराजुद्दौला इस युद्ध में पराजित हो जाता है। आपको पता होना चाहिए जब किसी राजा का सेनानायक सेनापति युद्ध के लिए तैयार नहीं होता है तो उस राजा फिर युद्ध में क्या होता है? पराजय हो जाती है। तो वैसे ही हुआ कि प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को और उसके मंत्री राय दुर्लभ को अपनी तरफ मिला के इस युद्ध में विजय प्राप्त किया और इस तरह बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली। बंगाल किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन हो गया और अंग्रेजों ने बंगाल का अगला नवाब किसे नियुक्त कर दिया? मीर जाफर को। मीर जाफर 1757 से लेके 1760 तक बंगाल का नवाब रहता है और कुछ समय बाद मीर जाफर अपने दामाद मीर कासिम को अगला बंगाल का नवाब नियुक्त करता है, जो 1760 से लेके 1763 तक रहता है। देखिए ध्यान दीजिए, जो मीर जाफर होता है ये वही व्यक्ति है जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, अंग्रेजों से मिल गया। ये अंग्रेजों के अधीन रह के बंगाल में शासन करता था, किंतु जब इसका दामाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है, ये को बात ये पता चल गई कि हम अंग्रेजों के अधीन रह के कार्य नहीं कर सकते हैं और अगर हम इसी तरह अंग्रेजों के अधीन रह के कार्य करेंगे तो अंग्रेज धीरे धीरे हमारे देश को कब्जे में ले लेंगे और पूरी तरह से हमारा भारत गुलाम हो जाएगा। इस बात को ये अच्छे से जानता था मीर कासिम। तभी मीर कासिम ने दो संदेश, एक दिल्ली और दूसरा अवध के नवाब के पास भेजा। जो इस समय दिल्ली का जो शासक था शाह आलम द्वितीय, इस समय दिल्ली का जो शासक था शाह आलम द्वितीय, उसको एक संदेश भेजा। दूसरा अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, दोनों के पास संदेश भेजा। और जब ये बात अंग्रेजों को पता चली तो अंग्रेजों ने क्या किया? मीर कासिम के खिलाफ एक युद्ध, एक विद्रोह छेड़ा। वो अगला युद्ध था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में होता है। ये बक्सर के युद्ध में एक तरफ शाह आलम द्वितीय और अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, और मीर कासिम। दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। उसका यहां लिख देते नाम, हेक्टर मुनरो। एक तरफ 3 लोग थे और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो कर रहा था। और ये युद्ध कौन सा था? बक्सर का युद्ध था। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई। और इस तरह ये बक्सर बिहार में पड़ता है और अंग्रेजों ने बंगाल के साथ बिहार को भी जीत लिया। जीतने के बाद इस तरह बंगाल और बिहार पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने धीरे धीरे अधिकार करना शुरू कर दिया। बंगाल को जीता, फिर बक्सर के युद्ध में बिहार को जीता और कुछ समय बाद आपको पता होगा कि 1765 ईस्वी में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। दोस्तों इसको साफ कर देते हैं।
कबो एकाच द्या का? दोस्तों अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार के अधिकार करने के बाद आपको पता होना चाहिए 1765 ईस्वी में 1765 ईस्वी में एक संधि की थी, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है। और आपको पता होना चाहिए जो इलाहाबाद शहर था इसको अकबर ने बसाया था। इसका प्राचीन नाम था अल्लाह नगर कहा जाता था। इसको अल्लाह नगर के नाम से जानते थे। इसको अकबर ने बसाया था इलाहाबाद। और आपको पता होना चाहिए ये इलाहाबाद जो शहर है इसे प्रधानमंत्रियों का शहर भी कहा जाता है। और इस इलाहाबाद में महाकुंभ का आयोजन भी इस बार किया गया था, आपको सभी लोगों को पता होगा। और यहीं पे 1765 ईस्वी में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। यह संधि किसके बीच हुई, अंग्रेज और जो शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। अंग्रेजों की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव हुआ शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि। कई बार एग्जाम में आता है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई, तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है। तो इस संधि के बाद अंग्रेजी शासन का विकास भारत में पूरी तरह से हो गया। और आपको पता होगा कि एक समय आता है 1773 का एक समय आता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इलाहाबाद की संधि के बाद अब जब बंगाल बिहार पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अब बंगाल और बिहार को चलाने के लिए जब यह बात ब्रिटिश मंत्री को पता चलती है तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कानून पारित होके भारत के लिए आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत के लिए आता है। ये भारत में यह कानून भारत के लिए आने वाला पहला कानून। आपसे अक्सर एग्जाम में आता है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत के लिए बनाया गया पहला कानून कौन था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट मींस क्या होता है, चलाना। ये चलाने वाला, किसको चलाने, बंगाल और बिहार को चलाने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून भारत भेजा बना के, जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस कानून के द्वारा आपको पता होना चाहिए कि भारत में बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वारेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया। द्वैत शासन का अंत कर दिया था। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। किस कानून के द्वारा बनाया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। और वारेन हेस्टिंग ने भारत में क्या किया, बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया। तो अक्सर एग्जाम में आता है द्वैत शासन का अंत किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। और आपको पता होना चाहिए, कभी एग्जाम में पूछ ले कि द्वैत शासन का प्रारंभ किसने किया। द्वैत शासन का जो प्रारंभ करने वाला था वो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन का प्रारंभ किया था। लेकिन
अंत किसने किया था द्वैध शासन का? तो वारेन हेस्टिंग ने किया। और कब किया था? तो 1774 में। 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था और द्वैध शासन का अंत कर दिया था। और एक काम और आपको याद रखना है, बंगाल और बिहार के लिए वारेन हेस्टिंग ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 ईस्वी में। ध्यान दीजिए, बंगाल और बिहार के लिए सबसे पहले बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। किस एक्ट के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो इस सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश था, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था सर एलिजा एम्पे। सर एलिजा एम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक ये मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे जो जिनके नाम थे चेम्बर्स, हाइड, लेमेस्टर। ये 3 लोग अन्य न्यायाधीश थे। तो इस तरह बंगाल में सबसे पहले 1773 के द्वारा क्या स्थापना हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्यों की गई थी? आपको पता होना चाहिए, बंगाल और बिहार में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अंग्रेजों की एक कूटनीति थी, जिसके द्वारा वो हिंदुस्तान में कब्जा करना चाहते थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि अब बंगाल, आपको पता होना चाहिए, भारत में इससे पहले जो निर्णय लेने का, जो फैसले सुनाने का अधिकार था, वो राजा के पास हुआ करता था। और वह अंग्रेजों को ये चीज पता थी कि हमें जनता को अगर अपनी तरफ करना है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम पूरे भारत को अपने अधिकार में कर सकें, कुछ जनता के हित में कार्य करना पड़ेगा। अंग्रेजों को ये बात पता हो गई, तभी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी कि जो राजा होता है अपने अनुसार फैसले को सुनाता है। लेकिन यदि अब बंगाल और बिहार में, यदि बंगाल व बिहार और एक बगल का प्रांत और उड़ीसा, उसको भी कुछ समय बाद कब्जे में ले लेते हैं, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा का यदि कोई मामला होता है लोगों का, तो उसकी अब सुनवाई कहां पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी। कोई राजा नहीं करेगा उसकी सुनवाई, कहां होगी? अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी कि अब राजा फैसला नहीं करेगा, अब आप लोगों के मामले कहां देखे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में देखे जाएंगे। बंगाल की सुप्रीम कोर्ट में देखे जाएंगे। आपको पता होना चाहिए, क्या सुप्रीम कोर्ट केवल बंगाल और बिहार और उड़ीसा के लिए थी? हाँ, इन्हीं 3 प्रांतों के लिए यह सुप्रीम कोर्ट थी, किंतु इसमें एक ऑप्शन था कि अन्य प्रांतों के मामले भी यहां देखे जा सकते थे। कब देखे जा सकते? कैसी स्थिति में देखे जा सकते थे? जब दोनों पक्ष के लोग सहमत होंगे कि हमारा मामला बंगाल की सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए, तभी वहां पे मामले की सुनवाई हो सकती थी। तो इस तरह बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस कानून के द्वारा भारत में शासन व्यवस्था की अंग्रेजों ने शुरुआत की और यहीं से भारतीय संविधान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि किस कानून के द्वारा भारतीय संविधान का उदय होने की साक्ष्य पाए गए? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान के उदय के साक्ष्य पाए गए हैं। ऐसे कानून की अंग्रेजों ने शुरुआत कर दी और समय समय पे कानून बनाना चालू कर दिया। जैसे भी चाहा, आपको पता होना चाहिए 1773 के बाद 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट, 1813, कई सारे अंग्रेजों ने कानून बनाए और समय आता है, एक आपको पता होना चाहिए 1800
1933 का कानून आता है, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1856 का कानून आता है, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दे दी जाती है। इस तरह कई सारे कानून आते हैं। 1947 तक एक कानून लगातार अंग्रेजों ने बनाया है भारत में, और इन्हीं कानून के माध्यम से हमारे संविधान का विकास होता है। और भारतीय लोगों को पता चल गया कि अंग्रेजों ने हम पे जो शासन किया है वो कानून के माध्यम से किया है, वैसे ही अंग्रेजों की तरह हमें कानून बनाना चाहिए शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। और अंग्रेजों ने एक सबसे बड़ा कानून, सबसे अच्छा कानून बनाया था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ये कानून ऐसा कानून था जो हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है। इस कानून में आपको पता होना 321 अनुच्छेद थे और 12 अनुसूचियां थी। एक ऐसा कानून 1935 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, और इस कानून को पूरे 1935 के कानून को हमारे संविधान में शामिल किया गया था, और इस तरह हमारे संविधान का विकास हो पाया है। आपको पता होना चाहिए, जब लोगों को पता चलने लगा धीरे धीरे कि हमें अपने संविधान का विकास कैसे करना है, अंग्रेजों के बनाए गए कानून के द्वारा ही हमारे संविधान का विकास हो पाया है। और इस तरह हमें अपने कानून का भी निर्माण करना है। लेकिन सभी लोग जानते हैं, लेकिन शिक्षा का अभाव था। जो लोग जानते थे वो बोल नहीं पाते थे, अपनी बात को अंग्रेजों के सामने रख नहीं पाते थे। और एक समय आता है कि कुछ लोग हिम्मत करके अब अंग्रेजों के सामने अपनी बात को रखने लगे कि हमें आजादी चाहिए और हमें अपने संविधान का विकास करना है, निर्माण करना है। तो सबसे पहले किसने अंग्रेजों के सामने अपनी बात को रखा था, उस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बेसिक चीजें हैं, अगर इन चीजों को हम 1 से 2 बार वीडियो में देख लेंगे तो हमारे जो संविधान का विकास है उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप लोग क्या करिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और चीजों को समझो। अगर ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गए तो आगे आपको आसान में सभी चीजें आसानी से आएंगी। चाहे कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो आसानी से आप लोगों को समझ में आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा और चीजें समझ में आएंगी। जय हिंद दोस्तों।